अच्छा चल लगा दी। सर और नोट्स भेज दीजिएगा सर। हाँ नोट्स भेज देंगे। उतारना। हाँ आज 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 अभी वाला सारा हम भेज दे रहे हैं ना। अच्छा अच्छा चलो इसमें आ जाओ। आई इक्वल टू एन ई ए बी डी में एन क्या है कौन बताएगा? एन फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था सर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स खाली और कुछ है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। हाँ। ये देखो इस एन में जैसे मान लो इतना बड़ा कंडक्टर है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? मान लो एन इलेक्ट्रॉन है और इस कंडक्टर का वॉल्यूम भी है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम ये स्मॉल एन होता है। दोनों में अंतर है जमीन आसमान का। न्यूमेरिकल बनाने में आप कंफ्यूज कर जाइएगा। अगर दे दे किसी कंडक्टर का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप उसको एन नहीं समझ लीजिएगा। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम, है ना। अच्छा म्यू इक्वल टू, और ये तो गड़बड़ लिख दिया हम लगता है। म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ई टाउ बाय एम। वी डी बाय ई, मोबिलिटी डी वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। अच्छा हमको ये बताइए टॉ क्या बताया ना तुम लोग, टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम सर। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम कौन बताएगा? टाउ 1 टाउ 2 प्लस टाउ 3 वाला बताएं। नहीं नहीं, रिलैक्सेशन टाइम सिंपली क्या होता है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। मतलब एक कॉलिजन के बाद दूसरा कॉलिजन जब आता है तो इस बीच में जो समय बचता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर आप इसको आप लोग जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जब चल रहा है तो मान लो यहां से टकरा रहा है। मतलब मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन बड़ा बना देते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ एक यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से चल रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, सेकेंड वाले से। अब हमको ये बताओ कि यदि हम फिर यहां चलता है तो यहां टकराता है, मान लो ये फिर यहां से चला फिर इधर आकर कहीं टकराता है। तो हमको ये बताओ कि ये जो टाइम है यहां से आने का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है टॉ। सपोज करो हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं तो क्या लगता है ये टॉ बढ़ेगा या घटेगा? अगर किसी चीज को हम गर्म कर दें तो ये टकराने का संभावना बढ़ेगा घटेगा? यहां से चला, इससे टकराने की संभावना बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इसका स्पीड और बढ़ेगा तो जल्दी और टकराएगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी टकराएगा। ये क्या टकराने का संभावना बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। गर्मी के चलते क्या होगा, एनर्जी इसका ज्यादा होगा जल्दी जल्दी टकराएगा। पहले मान लो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन से ही नहीं टकराता। मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है मे भी इससे नहीं टकराता, लेकिन एनर्जी बढ़ा दिए तो ये तो वाइब्रेट करेगा यहाँ से यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, तो संभावना तो कहने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ने से क्या कर जाता है, घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आता है। चलिए अब इसी कड़ी में हम लोग एक नया चीज जानेंगे। हम लोग क्या जाने, करंट जाने, डीप वेलोसिटी जाने, करंट और डीप वेलोसिटी का एक रिलेशन जाने, हम लोग मोबिलिटी जाने। अब हम लोग जानेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं, सिंपली जे। और ये क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। एरिया को एस से दिखाओ चाहे ए से दिखाओ। जैसे मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, इस तरह का एक कंडक्टर मान लो, और इस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है।
इस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, सपोज करो इधर क्यों करंट जा रहा, आई करंट जा रहा, तो आपसे पूछेगा कि करंट का डेंसिटी कितना है, कहां पर। करंट का डेंसिटी हमेशा किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है, मान लो इस पॉइंट पर आपसे पूछे करंट का डेंसिटी इस पॉइंट पर, तो डिफिनेशन क्या कहता है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर यदि आपसे करंट डेंसिटी पूछा जाए, मान लो इस पॉइंट पर, तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है किस क्रॉस सेक्शन एरिया में आता है, क्या, जैसे अगर ये कंडक्टर एक मोटाई का तब तो ठीक है, अगर मान लो कंडक्टर ऐसा रहता है, धीरे धीरे मोटाई इसका घटते जाता है चाहे बढ़ते जाता है, ऐसा कुछ रहता है, तो ये तो गोलाई अलग अलग रहेगा हर पॉइंट का, तो हर पॉइंट के लिए एरिया अलग अलग, क्योंकि ये पॉइंट जितना कंडक्टर में जितना पॉइंट लेंगे सबका एरिया अलग आएगा, अकॉर्डिंगली करंट डेंसिटी अलग अलग आएगा, क्योंकि करंट डेंसिटी आई बाई ए होता है, इसलिए करंट डेंसिटी किसी का एक पॉइंट पर डिफाइन होता है और कंडक्टर के अंदर ये पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, मतलब आई बाई ए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर है, करंट स्केलर है जबकि, लेकिन एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, याद है हम लोग एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं इन द केस ऑफ फ्लो। Yes, sir. यदि कहीं फ्लो से किसी भी एरिया, यदि कोई भी एरिया फ्लो से रिलेटेड है, it may be the flow of electron, it may be the flow of electric field lines, it may be the flow of magnetic field lines, तो वो एरिया एक वेक्टर की तरह ट्रीट होता है, तो चूंकि ये वेक्टर है इसलिए जे भी क्या होगा, यहाँ वेक्टर आएगा यहाँ वेक्टर आएगा, इसलिए जे एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। बात क्लियर होगा, तो करंट डेंसिटी को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। अगर करंट डेंसिटी को देखो, इसका यूनिट तब क्या होगा, एम्पियर, और एस से एरिया दिखा रहे मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर एम्पियर पर मीटर अकॉर्डिंगली डायमेंशन, ए डायमेंशन हो गया किसका, करंट का, इसका हो गया एल स्क्वायर, ऊपर जाके एल माइनस 2 हो गया, अकॉर्डिंगली डायमेंशन के बाद इसका वेक्टर फॉर्म देख लो, इसका वेक्टर फॉर्म ऐसा होगा, देखो यहां से फॉर्मूला निकल के आ रहा है, I इक्वल टू जे, चूंकि J इक्वल टू क्या होता है, I बाई एस, आई बाई एस, हाँ J इक्वल टू I बाई एस, तो I इक्वल टू क्रॉस हो जाएगा, ये I है, J into S. J इंटू एस, जे डॉट एस, इंटू में डॉट होगा, क्यों, क्योंकि Yes, यहाँ पर फिर sir. आप सोच सकते हैं कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, Scalar quantity. इसको तोड़ोगे तो अगर मान लो छोटा करंट रहता, अगर छोटा छोटा करंट रहता तो क्या फर्क पड़ता, यहाँ डी हो जाता, ये ना होता जी, छोटा करंट के लिए यहाँ डी लगता, Yes, sir. और Yes, छोटा sir. एरिया होता, DS. इसको तोड़ते तो DS. जे डी एस कॉस थीटा होता, जिसमें कि जे और डीएस के बीच का एंगल क्या है, थीटा, Theta. ठीक है, ये रहा। अब देखिए, अब एक आध और रिलेशन यहाँ से डेवलप किया, आप उसको देख लो कैसे कैसे, देखो ये रिलेशन एग्जाम में एक बार पूछ दिया था, ठीक है, देखो हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले को देखो, बगल वाले को, I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, एन क्या है, शहनवाज, स्मॉल एन क्या है, जल्दी बताओ, और यहाँ पर जो एन क्या है, Number of electrons. बस, नहीं, per unit number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अभी जस्ट बताया तुम लोग को, हम अलग यहाँ बोल से रहे हम हैं. लोग यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, VD इक्वल टू I बाई एन ई ए, अब I बाई ए को अलग कर दिए, इसको देखते हुए 1 बाई एन ई अलग कर दिए इसी फॉर्मूले से, और I बाई ए को तो J बोल सकते हैं हम, और एन ई को एन ई रहने दिए, तो VD इक्वल टू क्या हो गया, J बाई एन ई, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब क्रॉस कर दो तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई इंटू एन ई वी डी, एन ए
तो Yes, एक yes, और sir. हाँ, तो एक और फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आ गया जे के लिए। आई के लिए क्या होता है? NEABD, और ए को इधर लेते आओ तो जे, यही से तुम डायरेक्ट बना सकते हो। ए को इधर लेते आओ, जे बन जाएगा। Yes, sir. NAEBD, yes, हाँ. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम अक्सर कभी कभी पूछ देता है। देखो ये वाला, हम जानते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है? VD बाई ए। VD क्या है? ड्रिप वेलोसिटी। ड्रिप वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा जी? ड्रिप वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। अब VD इक्वल टू, अब देखो ये कैसे आ गया? देखो तो म्यू इक्वल टू J बाई एन, ये कैसे आ गया ये? क्योंकि यहाँ VD का, VD by E is equal to हाँ यहाँ VD का वैल्यू पुट कर दिए हम क्या, और यहाँ से Yes, VD sir. निकाल दो J बाई एन, और VD के One J by बाई एन NA. कर दिए, तो J इक्वल टू म्यू इक्वल टू J हाँ, बाई sir. एन। ये सब आगे न्यूमेरिकल बनाने में काम देता है। अभी हम न्यूमेरिकल सारा स्किप कर रहे हैं, है ना? न्यूमेरिकल पर आएंगे, आप लोग तब तक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, है ना? चलिए यहां तक आ गया। कोई दिक्कत यहां तक हमको लगता है कि नहीं हुआ होगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल से आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे आता है। तो कितना फॉर्मूला हो गया? 1 2 3 4 फॉर्मूला अभी तक आ गया। अब एक पांचवा फॉर्मूला आने वाला है। ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बचपन मतलब जब से साइंस पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे। V Yes, इक्वल sir. टू आई आर, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना? Yes, sir. Ohm's law. हाँ, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. हाँ, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि यदि आपके पास एक कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर, इससे करंट पास करते हैं, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसको देते हैं। मान लो तुम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, तो करंट जितना बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा, है ना? तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो V Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। D. Yes, sir. ये देखो, ये एक्चुअली ये बहुत लोग ये क्वेश्चन बोलता है कि ओम्स लॉ के अनुसार जो होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो I इक्वल टू सम कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो यहीं पर एक कांस्टेंट आना चाहिए था, Yes, sir. ठीक है? लेकिन फिर हम इसको पलट देते हैं और V इक्वल टू ऐसा लिखते हैं, ये वाला हम यूज करते हैं, और यहाँ पर R लाते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट फिर से लाते हैं, फिर इसको R बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। ये ओम्स लॉ केमिस्ट्री से निकल के आया था। केमिस्ट्री में आयंस का मूवमेंट को लेकर ये लॉ बनाया गया था, इसलिए करंट को देखा गया था, करंट बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है? लेकिन इसका इनवर्स भी ट्रू पाया गया, करंट बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ रहा, इसलिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे कांस्टेंट I, इसका नाम क्या कहा गया? R कहा गया। Resistance. रेजिस्टेंस, Yes, sir. ठीक है? और ये जो रेजिस्टेंस है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? दो बात पे, Nature and geometry of conductor. नेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ। Geometry of conductor. हम लोग पूरा पढ़ेंगे। Conductor. आर का हम लोग अलग से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना? ये क्वेश्चन एग्जाम अक्सर आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। एक तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसके नेचर पर और इसके ज्योमेट्री पर। Geometrical. नेचर मतलब Geometrical shape. हाँ, ज्योमेट्रिकल शेप मतलब लेंथ, एरिया, ठीक है? ज्योमेट्री में सब आता है, लेंथ, एरिया, फिजिक्स Yes, पॉइंट sir. से लेंथ, एरिया। नेचर में कंडक्टर किस नेचर का है? जैसे कि वो Nature. Yes, sir. आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। हम लोग जानते हैं कि बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? गोल्ड होता है, उससे कम सिल्वर होता है, उससे कम तुम्हारा Gold. कॉपर आया, फिर Yes, आयरन sir. आया, इस तरह से, है ना? Iron. ठीक है? Yes, sir. बहुत तरह का कंडक्टर्स होता है। तो फिलहाल के याद रखेंगे कि ज्योमेट्री और नेचर पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ इस रिलेशन को डिराइव किया है, किस रिलेशन को?
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। Ohm's law B is directly proportional to I. ओम्स लॉ का डेरिवेशन, ओम्स लॉ के डेरिवेशन के लिए क्या कर रहा है ये? मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, L है, जिसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, L जिससे कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, I पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। ठीक है, अब yes देखो sir कंडक्टर दिमाग में आ गया। अब इस कंडक्टर का कुछ एरिया भी होगा, आगे एरिया भी माननी होगा, एरिया को A मान लेते हैं। अब चलो, आपको पता है किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट जाता है उसका फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला हम प्रूव कर चुके हैं, I इक्वल टू NA VD। ये फॉर्मूला हो सकता है, और ये फॉर्मूला हो सकता है ना जी, और ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, yes sir अभी तो proof किया। जिसमें v वेलोसिटी a क्रॉस और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम। अब देखो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं, NEA हम रहने दिए, और इस VD के जगह देखो ये वाला फॉर्मूला रखिए, EEM/τ लिख सकते हैं। अरे VD की जगह Yes, sir. Yes sir, लिख सकते अगला हैं। स्टेप में देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब E इक्वल टू होता है dV/dx, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। ये कैसा क्या अरे Yes. माइनस dV/dx पढ़े ना, फॉर्मूला dV/dr। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से यूनिट निकल के आता है एक और, वोल्ट पर मीटर। x मतलब, जैसे मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर अगर है, इसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो इधर से इधर, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देते हैं? बैटरी से। और इस कंडक्टर का लेंथ मान लो L है, और पोटेंशियल डिफरेंस तुम कंडक्टर को भी दे रहे हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इक्वल टू कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं V, कितना लेंथ में दिए हैं L में, तो V/L इक्वल dV/dx या V/L। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी हो गया न्यूटन, सॉरी वोल्ट पर मीटर। तो E की जगह V/L, L नीचे आ गया, ठीक है। वोल्ट पर मीटर। अब देखो अगला स्टेप, देखो सबको अंदर लेते गया है, अंदर ले जाएगा तो n तो अपनी जगह पर रहेगा, E स्क्वायर हो जाएगा, A का A रह जाएगा, टॉ का टॉ रह जाएगा, इस B को बाहर निकाल दिया, एडजस्ट किया बस। क्या कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ? अरे कोई दिक्कत है जी यहाँ से यहाँ? नो सर तो चलो इसको जरा हटाते हैं। No, sir. हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I. हमको प्रूफ करना है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अब इसको देखो, अब इसको हम जैसा लिखने वाला तुम बताना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हम V इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या? ml बाई n E स्क्वायर A टॉ इनटू I। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या पलट के? Yes. और लिख सकते हैं, क्रॉस कर देंगे I के साथ, इसको इसके साथ कर सकते हैं ना। कांस्टेंट है। अरे इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए। हाँ, Yes sir. अब देखो अब क्या है, अच्छा, हाँ, अब जरा इस पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन पर ध्यान दो, क्या ये मास इलेक्ट्रॉन का, क्या इलेक्ट्रॉन का मास कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या कंडक्टर का लेंथ आप बदल रहे हैं? नो सर, नहीं बदल रहे हैं। नो सर, No sir. क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल रहा नो है? सर, नो सर, No sir. चार्ज इलेक्ट्रॉन तो को बदल नहीं रहा कांस्टेंट है, है। कंडक्टर का नहीं एरिया सर। बदल नहीं रहा है। जब कुछ नहीं बदल रहे हैं, यहाँ पर एक और कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। बदल रहा है। ओम्स लॉ कहता अरे है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो चीज वहां लगता है नहीं पढ़ पाए हम लोग। एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जब टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो नहीं बदल रहा, तो पूरी ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो जब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ अब V और I का इससे कोई लेना नहीं है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यहीं पर प्रूफ हो गया। जहां पर कि ये पूरा कांस्टेंट को हम लोग R बोलते हैं। यहाँ से Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जिंदगी भर के लिए याद रखने का चीज हो गया। किसी भी कंपटीशन बैठिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। एंड बढ़िया से जरा इस इक्वेशन को हम लोग एनालिसिस करेंगे, एकदम अच्छी तरह समझने की हम लोग कोशिश करेंगे ये इक्वेशन क्या दिखाता है। इससे पता चलेगा कि कंडक्ट रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है।
देखो यही से हम देखते हैं और आगे बताएंगे इस चीज को अलग से। फिर पहला रेजिस्टेंस मास पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बदलने वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। यदि एनी हाउ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी लेंथ पे कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दें, बढ़ा सकते हैं। अरे बड़ा कंडक्टर ले लेंगे, तो जब बड़ा कंडक्टर लेंगे तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि एल से बढ़ने से आर बढ़ेगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एल। तो पहला चीज निकल के आया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लंबे कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अब आ जाओ यहां नीचे में आते हैं। ये है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पर यूनिट वॉल्यूम 1/n। ये क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर कितना, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे हमको ये बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी n सोना के लिए ज्यादा होगा कि चांदी के लिए? किसके पास n का मात्रा ज्यादा होगा? सोना के लिए। सोना के लिए। किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो जब n ज्यादा होगा तो r क्या होगा? कम हो जाएगा। कम होगा। कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सोचना है। यानी ये बता रहा है कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है और ये किस पर? नेचर पर। नेक्स्ट, चार्ज से तो कोई मतलब है नहीं, ये तो फिक्स चीज है। एरिया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी एरिया ज्यादा होगा। एरिया में कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, तो ये एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी मोटा कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। कम होगा। यस सर। ठीक है, इसलिए तुम लोग देखते होगे यस कि सर। जब ज्यादा करंट लेकर जो जाता है, मोटा मोटा तार जो ऊपर जाता है, मतलब जो करंट लेकर जाता है हाई पावर करंट, वो 11,000 वोल्ट का हो, वो देखते होगे कि बहुत मोटा होता है। क्योंकि मोटा नहीं रखोगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो लेंथ तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो रांची में करंट बना रहे, भेजना है हजारीबाग, रांची से हजारीबाग, तो लेंथ तो बदल नहीं सकते। अरे रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा ना। अगर मान लो करंट को जिस तार से भेज रहे हैं हम, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हाँ यस सर, समझ। अब रांची से मान लो हजारीबाग भेजना, लेंथ तो बदल नहीं सकते। कंडक्टर बहुत, वो तो फिक्स है भाई, कॉपर का ही लगाएंगे, सोना का लगाओगे नहीं। अब एक ही चीज जो कंट्रोल कर सकते हैं क्या है? एरिया। मोटा कंडक्टर लगाएंगे, मोटा तार लगाओगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा, करंट आपके पास पहुंच पाएगा। यस सर, और ज्यादा करंट जाएगा। ज्यादा करंट नहीं जाएगा, करंट का एनर्जी लॉस कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यस सर। यस सर। अरे जस्ट वही बात है, रोड बढ़िया है तो पेट्रोल कम खर्चा होता है, रोड खराब है तो पेट्रोल ज्यादा खर्चा होता है गाड़ी का। नेक्स्ट देखो, चौथा नंबर यस क्या सर। बच गया? टॉ, 1/टॉ। ये टॉ मतलब किस फिजिकल क्वांटिटी पर दिखा रहा है? जैसे ये तो नेचर पर दिखाता है, टॉ मतलब किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट दिखा रहा है? कौन बताएगा? टॉ किससे अफेक्टेड होता है? क्या बढ़ाने से, क्या घटाने से अफेक्टेड होता है? हम चाहते हैं किसी कंडक्टर का टॉ बदल जाए, तो क्या करना होगा? रिलेशेशन टाइम बढ़ जाए तो क्या करना होगा, हम बताओ तो। किसी कंडक्टर का रिलेशेशन टाइम हम घटाना चाहते हैं कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन से जल्दी लटक रहा है, तो क्या करना होगा? अरे वो टेम्परेचर। हाँ वेरी गुड, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो ये बताता है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट। देखो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी टकराने लगेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जल्दी टकराना तो टॉर्क कम हो गया, टॉर्क कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझना, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। जब हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अंदर का इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से इधर उधर जाने लगेगा,
तो जल्दी जल्दी टकराने लगेगा। जल्दी जल्दी टकराएगा मतलब रिलैक्स करने का समय कम हो जाएगा, यानी टॉर्क कम हो जाएगा। और टॉर्क जब घटेगा तो आर क्या कर जाएगा? अरे बोलो जी, आर क्या कर जाएगा? कुछ बोलता है नहीं। बढ़ेगा सर। बढ़ जाएगा। तो यहां देखना, टेम्परेचर बढ़ाने से मिला जुला के ये निकला कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ेगा। बढ़ता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन हाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है? तो आप बोलिएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स या बोलिए इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या पार्टिकल्स इन अ कंडक्टर स्टार्ट वाइब्रेटिंग, है ना, and their relaxation time decreases, tau decreases on increasing temperature, relaxation time of particles inside the conductor। particles सीधे यूज करिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मत बोलिए। particle relaxation time of particles inside the conductor decreases and hence resistance increases। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे एक ऑब्जेक्टिव मान के चलो अभी से। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आपसे एग्जाम में रिलेशनशिप टाइम नहीं बोलेगा, टेम्परेचर पूछेगा। और टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टॉप पर इनवर्सली है, लेकिन टेम्परेचर पर क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? बोलो। तो हमको नहीं लगता कि, हाँ, हमको नहीं लगता कि यहाँ कोई दिक्कत होना चाहिए। अगर यहाँ से हम पूरे को एक बार में गायब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखो वही चीज है, आर कांस्टेंट है और आर का मतलब यहाँ आगे नहीं है, ये चीज बताए थे अभी हम। चलो और नीचे चलते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस को अलग से डिफाइन किया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अलग से डिफाइन किया है। हम तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ, कंडक्टर के नेचर और ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्रिकल शेप। तो आर का दो फॉर्मूला, Size। एक फॉर्मूला तो जो ऊपर हम लोग पढ़े, आर का एक फॉर्मूला जो हम लोग ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो आर का एक फॉर्मूला ये हो गया, ये वाला, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल ना के बराबर बनता है। ये बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आर का फॉर्मूला ये है ओम्स लॉ से, V by I। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हो गया। आर का अपना यूनिट होता है, एक तो इसको देखते हुए वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हैं आप। ओम। दूसरा अपना इसका होता है ओम, ओम। OHM, ओम। और ये सिंबल होता है ओम का। यस सर। ये सिंबल है ओम का, ये ओम नहीं है। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, कोई बता सकता है? सिंबल है। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, कौन बताएगा? बल्ब। इस सिंबल का क्या नाम है, कौन बताएगा? चलिए आप लोग के लिए होमवर्क रहा है, इसको सिंबल का क्या नाम बताइएगा आप लोग। ये सिंबल ओके का नाम सर। ओम नहीं है, कुछ और नाम है। आप लोग कई बार हम बताए। बाकी इसका डायमेंशन में पूछता कई बार, डायमेंशन निकालना है क्या, V by I कर दिए, यस और सर। आर का V by I। पोटेंशियल को वर्क पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं, बाई आई। क्यू नीचे आ जाएगा तो W इक्वल टू क्यू आई। वर्क का डायमेंशन दे दिए, चार्ज का हो गया 80, आई का हो गया A, सॉल्व कर दिए। डायमेंशन याद करने का चीज नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूले से डिराइव होता है और आप लोग वो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ डिस्कशन, जो बात ऊपर बताए थे वही है। आर डायरेक्ट टू लिखा है ना जी, ए यस तो, सर। और आगे देखो क्या लिखा है, एन, तो जो बताए थे वही चीज लिखा है। यस एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब नेचर, नंबर ऑफ। और टॉ का मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलेशेशन टाइम डिक्रीजेस सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। जो बताए थे वही चीज लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसका हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देंगे।
यहीं पर आज स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करेंगे। graphical सर आज की रिकॉर्डिंग